आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी मुना मदन, जिसे महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने लिखा था। ये एक बहुत प्रसिद्ध प्रेम कथा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी मुना मदन। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुंदर गांव से, जहां हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखा जाता है, मदन। इस घर में मदन, मदन की माँ और मदन की पत्नी रहती है। मदन के पिता गुजर जाने के बाद घर का सारा बोझ मदन और मदन की माँ पर आ जाता है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि मदन के फैमिली पे बहुत ज्यादा ऋण है। शिक्षा की कमी और मासूमियत की वजह से धनी व्यक्तियों से बहुत ज्यादा हेपा जाता है। हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि मदन के फैमिली को ऋण देता है, मगर उसका ऋण ना चुकाने की वजह से उसके घर में आके सब कुछ लेकर चला जाता है। मदन के परिवार का आर्थिक अवस्था और भी बिगड़ता जा रहा था। धनी व्यक्ति हमेशा आता था और घर में बचा कुचा सामान सब कुछ लेकर चला जाता था। कभी गाय ले जाता था, तो कभी सोना चांदी मंगलसूत्र, तो कभी कुछ लेकर चला जाता था। जितना देने पर भी उन लोगों का ऋण घटने की वजह और भी बढ़ता जा रहा था। जब घर का आर्थिक अवस्था बहुत बिगड़ जाता है, तब ना चाहते हुए भी मदन को अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी को छोड़ के काम करने के लिए मुगलान जाना पड़ता है। माँ और अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए उसे घर से बिछड़ना पड़ता है, मगर उसकी पत्नी मुना और उसकी माँ उसे ना जाने का सलाह देती है। मुना कहती है, हातको मैला सुनको थैला कि गर्नु तनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनंदी मनले। इसका अर्थ है धन और पैसा सब हाथ का मैल है, क्या करना ऐसे धन का, उससे अच्छा हम लोग यहीं पर बैठ के सागर और सिस्नु खा के आनंदित मन से अपना जीवन खुशी से बिताएंगे। मुझे धन की आवश्यकता नहीं, आपकी आवश्यकता है। मदन बोलता है, हे मेरी प्रिय मुना, मैं जल्द ही लौटूंगा। लौटने के बाद तुम्हारा और माँ का सपना पूरा करूंगा, माँ का ध्यान रखना। इतना कहने के बाद मदन चला जाता है। मदन और उसके दोस्त भोट की तरफ प्रस्थान करते हैं। भोट के रास्ते पर बहुत सारी चुनौतियों से सामना करके लड़ते पड़ते मुगलान तक पहुंच जाते हैं। मदन मुगलान जाने के बाद यहाँ मुना अकेली पड़ जाती है। एक दिन काजी नामक एक धनाढ्य व्यक्ति मुना के सुंदरता को देख के उसके प्रेम में पड़ जाता है। अब काजी मुना की भाभी से मिलता है और उसे पैसे देके मुना को मेरे प्रेम में फंसा दो कहता है। अब मुना की भाभी नैना मुना से कहती है, मुना अब मदन नहीं लौटेगा, तुम अपना देख लो। ये सुनने के बाद मुना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ मदन लासा में बहुत सारा धन कमाने के बाद अपने घर की तरफ लौट जाता है। रास्ते में मदन बहुत ज्यादा ठंड की वजह से हैजा का शिकार हो जाता है। मदन थोड़ा चलने का कोशिश करता है, मगर हैजा के कारण उसे लगातार वॉमिटिंग हो रहा था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। मदन को बहुत ज्यादा बीमार देखने के बाद अब उसका अपना दोस्त भी उसे छोड़ने का निर्णय करता है। ये देखकर मदन कहता है, हे मेरे प्रिय मित्र, मुझे यहाँ पर अकेला काग और गिद्ध का शिकार बना के मत जाओ। मगर लाखों कोशिशों करने के बाद भी उसका दोस्त जाने का निर्णय करता है। मदन अपने दोस्त से एक आखिरी इच्छा मांगता है, जिसमें वो कहता है कि मेरे ऐसे हालत के बारे में मुना और मेरी माँ को मत बताना, अगर उन्हें पता चला तो वो जिंदा ही मर जाएंगे। इतना सुनने के बाद मदन का दोस्त चला जाता है। यहाँ पर धनाढ्य व्यक्ति मदन की पत्नी और उसकी माँ को बहुत सताते हैं। घर में एक दाना चावल भी ना छोड़ के सब कुछ ले जाते हैं। यहाँ पर मदन की इंतजार करते हुए उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। यहाँ जंगल में रात पड़ चुकी थी और उसी रात मदन भोटे से मिलता है। भोटे मदन को अपने घर ले जाता है और उसे ठीक कर देता है। मदन भोटे से कहता है, उस रात मैंने अपना सारा धन जमीन में गाड़ दिया था। मदन कहता है, हम लोग वो धन आधा आधा बांट लेते हैं। ये सुनने के बाद भोटे धन लेने से इनकार कर देता है। भोटे कहता है, मैं उस धन से क्या ही कर लूंगा, मुझे तुम बीमार मिले, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की, इतना ही, मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। मदन सबसे विदाई लेता है और अपने घर लौट जाता है। यहाँ पर मदन की माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। काजी नामक धनाढ्य व्यक्ति मुना को अपना बनाने के लिए एक जाल रचता है, जहाँ पर वो मदन का झूठा मरने का सूचना भेजता है, जिसे सुनने के बाद मुना अपना दम तोड़ देती है। कुछ दिन बाद मदन अपने घर लौट जाता है। मदन को मुना के मरने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मदन माँ को देख के बहुत रोता है। वो माँ से कहता है, अब हमारे सब सपने पूरे होंगे माँ, मैं आ चुका हूँ। मगर मदन की माँ मदन को देखने के बाद अपना दम तोड़ देती है। ऐसा दिखता है मदन को देखने के लिए ही वो अभी तक जिंदा थी।
जब मदन मुना के बारे में अपनी दीदी से पूछता है तो उसकी दीदी बोलती है मुना अपने घर गई है, कुछ दिन में आ जाएगी। मगर उसके साइड में बैठी हुई उसकी भाभी सब कुछ सच बता देती है। मुना के मरने के बारे में पता चलने के बाद मदन शोक में चला जाता है। माँ और मुना मरने के बाद मदन एकदम अकेला हो जाता है। मदन को मुना की हर एक बातें याद आ रही थी। मुना के बिना मदन पागल जैसा करने लगता है। वो हमेशा कहता था कि मुना मुझे पुकार रही है, मुझे बुला रही है। मदन अपने सारे कमाए हुए धन अपने दीदी को देके ये 2 सोने की चूड़ियां मैं मुना को दे दूंगा ऐसे बोलता है, जिसे सुन के मदन की दीदी बहुत रोती है। अचानक मदन को मुना दिखाई देती है। मदन मुना को पुकारते हुए अपना दम तोड़ देता है। मदन मर जाने के बाद मदन और मुना फिर से एक बार साथ हो जाते हैं। मदन और मुना फिर से मिलने के बाद ये कहानी और ये मूवी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये नेपाली मूवी मुना मदन एक्सप्लेनेशंस अच्छा लगा होगा। इस महाकाव्य का लेखक महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने एक बार कहा था, मेरे मर जाने के बाद मेरा सब किताबों को जला देना, मगर मुना मदन किताब को मत जलाना। अगर आप लोगों को ये मूवी एक्सप्लेनेशंस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।